Hello everyone, this is Himani and welcome back to my channel Practice Corner, and today we are going to discuss some best pedagogy questions for CTET and their replies भी and KVS जो कि सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं तो भी आप इनको देख सकते हैं और असेस कर सकते हैं कि आपको कितना याद है अभी तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर can identify a stressed child while the child shows the following behavior। ठीक है, इसका मतलब है टीचर को किस बिहेवियर से चाइल्ड के पता चलता है कि बच्चा स्ट्रेस्ड है। ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर से, फुल कंसंट्रेशन इन स्टडीज़, एक्सेसिव टॉक या फिर हाइपर एक्टिविटी। आंसर बताओ। जब आप गुस्सा होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे तो उस टाइम पे आपका बिहेवियर कैसा होगा? एग्रेसिव होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें अगर आप ये फोर्थ ऑप्शन देखेंगे हाइपर एक्टिविटी, तो हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है वो बच्चा जो एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करने लग जाता है ना, जल्दी, जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ है उसको जल्दी कर लेना या फिर बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को एक साथ करना। ठीक है, वो आ जाता है उसमें। एक्सेसिव टॉक, ज़्यादा बातें करने लग जाता है। नहीं, स्ट्रेस में तो हम चुप रहना पसंद करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन तो हो ही नहीं पाता स्टडीज़ में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, most appropriate strategy that can be used to internalize the skill of additions of money is। ठीक है, मतलब आपको किसी बच्चे को एडिशन सिखाना है पैसों में। ठीक है, एक एडिशन होता है कि आप लोग क्या करते हैं, नोटबुक में बच्चों को लाइन बना के खिंचवाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, वो वाला नहीं, मनी का एडिशन सिखाना है आपको। तो आप क्या करेंगे? यूज़ मॉडल का यूज़ करेंगे, रोल प्ले करेंगे, सॉल्विंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर आईसीटी का यूज़ करें। आईसीटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उन सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्टर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, उन सब का। तो अब आप इसमें बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब आपको जानना है रोल प्ले क्या होता है। देखो, रोल प्ले का मतलब होता है कि बच्चों को हम लोग, मान लो दो बच्चों को हमने बुलाया, एक को हमने शॉपकीपर बना दिया, दुकानदार, और एक को हमने क्या बना दिया? कस्टमर। ठीक है, अब कस्टमर क्या करेगा? शॉपकीपर के पास जाएगा, सामान लेगा, तो उसके बीच में क्या करेंगे? आपस में मनी का ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसों का लेन देन करेंगे। ठीक है, ये इसको कुछ पैसे देगा, ये उसमें से वापस करके इसको देगा। तो रोल प्ले जब बच्चा करेगा तो एक्चुअल में वो रियल सिचुएशन या रियल जो सर्कमस्टांसेस होंगे उनको क्या करेगा? फील करेगा। ठीक है, तो वही है, रोल प्ले करके हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि कोई बच्चा फेल हो गया या फिर किसी चीज़ को सीखने में चाइल्ड फेल होता है, उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, बच्चा पढ़ाई के लिए फिट नहीं है, या फिर द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर। ठीक है, बच्चे ने याद नहीं कर रखे आंसर। सिस्टम हैज़ फेल्ड, सिस्टम फेल हो गया, या टीचर हैज़ फेल्ड। अब इसमें आप थोड़े कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। देखो, ये तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। जब चाइल्ड फेल होता है तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट आप बोलेंगे, या तो सिस्टम फेल है या फिर टीचर फेल है जिसने उसको पढ़ाया है, क्योंकि उसका समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कि टीचर फेल है, ओ सॉरी, सिस्टम फेल है। ठीक है, टीचर नहीं है, सिस्टम फेल है। अगर टीचर कई बार क्या करता है, अच्छा पढ़ाता है लेकिन सिस्टम ही ख़राब है, मतलब स्कूल में सही से उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो वो टीचर की बात पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब है कि जो बच्चों के लिए सिस्टम वगैरह लगा, मतलब जो भी प्रोसीजर्स हैं वो हम सही से फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चा फेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, द एम्फोसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। मतलब जो जोर होता है, ठीक है, बच्चों का लर्निंग की तरफ कैसे शिफ्ट करा जा सकता है? टीचर के थ्रू। ठीक है, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट, अगर आप बच्चों के एग्जामिनेशन रिजल्ट पर फोकस करेंगे उससे। अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, इंकरेजिंग रोट लर्निंग, अडॉप्टिंग फ्रंटल स्किल। ठीक है, फ्रंटल टीचिंग। फ्रंटल टीचिंग क्या होती है? सबसे पहले आपको समझने की बात है। देखो, फ्रंटल का मतलब होता है कि टीचर यहाँ ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा है, ठीक है, और सामने क्या है? बच्चे हैं। इसको हम लेक्चर मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है कि टीचर क्या होता है? लेक्चर दे रहा होता है और बच्चे सिर्फ सुनते हैं। ठीक है, तो बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, पैसिव होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं वो, और टीचर एक्टिविटी कर रहा होता है सिर्फ बोलने की। ठीक है, तो क्या इससे बच्चे लर्निंग करेंगे? नहीं। अगर बच्चों को रट्टा लगवाने पर जोर डालेंगे तो रटेंगे? नहीं। फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन, अगर बच्चों के रिजल्ट पे ध्यान देंगे सिर्फ? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड
पेडागोजी अपनाते हैं या स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो उससे बच्चे का जो ध्यान है वो कहाँ से लर्निंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता है ना, हमारे एग्जाम्स में भी होते हैं। बताओ क्या होते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं कि ऑब्जेक्टिव? नहीं, ये तो लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लिखा रहता है 5 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का है, तो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन ऐसे टाइप। शॉर्ट आंसर कितने होते हैं? जो 3 या 4 नंबर्स के होते हैं ना, मार्क्स के होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं कि मतलब बुक से नहीं होते, मतलब ओपन एंडेड, कुछ कहीं से भी पूछे जा सकते हैं वो, और आप कितने भी वर्ड लिमिट उनकी हो सकती है। ठीक है, और ट्रू या फॉल्स, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जैसे MCQ, जिसमें आपको ज़्यादा ना लिखना पड़े, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फीचर कौन सा है? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोली और प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक। ठीक है, एम्फोसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, या फिर फ्रिक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। बताओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्या फीचर होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपने पीछे देखा क्या होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ट्रू या फॉल्स वाले, ठीक है, या फिर MCQ वाले, जिसमें कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप एक को कर देते हैं। ठीक है, या फिर जिसमें कम लिखना पड़ता है बहुत। उसका क्या मोटिव क्या होता है, क्या फीचर है उसका? फ्लेक्सिबल टाइम एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब है, क्या है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, बाकी नहीं हो सकते। देखो, ये सिर्फ प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक पर डिपेंड होते हैं? नहीं। 1 मार्क वाले में तो अगर आप 4 ऑप्शन दे दो तो आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, बच्चे को आंसर पता होगा तो लगा देगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। एम्फोसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क, ये भी नहीं होता। फ्रिक्वेंट टेस्ट इन एग्जामिनेशन, ये भी नहीं होता। तो सिर्फ पहले ही ऑप्शन था। जब आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आप कौन सा आंसर करें, तो आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करने का, तो उससे आपको आंसर जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, पूरा टेस्ट लीजिए और मार्क्स को अपने कमेंट में बताइए। A school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition. This reflects, मतलब कोई एक स्कूल है जो कि गर्ल्स को क्या करता है, स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिर्फ गर्ल्स को चूज़ करता है। तो ये क्या दिखाता है? जेंडर बाइजनेस, ग्लोबल ट्रेंड, प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रोग्रेसिव अप्रोच। तो ये क्या दिखाता है आपका? जेंडर बाइजनेस। हमने जेंडर कर दिया है सॉन्ग को कि बस गर्ल्स ही गा सकते हैं, बॉयज़ नहीं गा सकते। ये आपका एक सीटेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेंडर का, जिसमें जेंडर बाइजनेस हमको पढ़नी होती है, जेंडर स्टेरियोटाइप हमें पढ़नी होती है ना, तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जेंडर बाइजनेस हो रही है, बॉयज़ के साथ पक्षपात हो रहा है कि उन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा सिंगिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, एरर ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। आपको पता है जब भी कोई बच्चा कुछ सीखता है तो वो कुछ गलतियाँ करता है, क्या वो गलतियाँ क्या दर्शाती हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या दर्शाती हैं वो गलतियाँ? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर्स, हाउ दे लर्न, द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, एब्सेंस ऑफ लर्निंग। अब बताओ, एब्सेंस ऑफ लर्निंग तो नहीं दर्शाती, क्योंकि कोई बच्चा जब कुछ सीखेगा तभी तो गलतियाँ करेगा, तो लर्निंग तो हो रही है वहाँ पर। द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, मतलब उन बच्चों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, हाउ दे लर्न। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उनकी गलतियों को देख के हमें पता चलता है कि बच्चे किस प्रकार की गलती कर रहे हैं और वो कितना सीख पाए हैं और किस तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं जो हम पढ़ाना चाहते हैं, कि एग्जैक्टली वो उसी तरीके से ले रहे हैं या किसी और सेंस में लेके जा रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो हाउ दे लर्न जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चों की गलतियाँ बताती हैं कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? ओनली हेरिडिटी का, मतलब कि जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, हम कैसे बड़े हो रहे हैं, और हमारी एजुकेशन का। या फिर इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली एनवायरनमेंट। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन सी। क्योंकि पर्सनैलिटी जो होती है हमारी वो 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है। हेरिडिटी, जिसमें क्या आ जाती है, हमारी हाइट आ जाती है ना, हमारा कलर आ जाता है कई बार, तो वो भी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। हमारी लैंग्वेज स्किल आ जाती है, वो भी पर्सनैलिटी का पार्ट है। लेकिन जो इन्वायरमेंट है हमारा, उससे भी हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट में
मिलता है, हेल्प मिलता है। उसके अलावा हम लोग अपनी एजुकेशन और अपना करियर वो सब हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, है ना। सोशल इन्वायरमेंट वो सब आता है इसमें। तो पर्सनैलिटी हमारी कैसे बनती है, इंटरेक्शन है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच का, ठीक है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, मतलब एजुकेशन अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें सोशलाइजेशन का क्या मतलब है। सोशलाइजेशन आपको पता है ना, मिलना जुलना लोगों से, उसका क्या मतलब है, ठीक है। ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म, मतलब हमेशा बच्चा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करे, ये है। या फिर क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्मल, ठीक है, सोशल मॉरल आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, या फिर अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन का ये मतलब है कि अगर आप सोशलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो अगर आप एजुकेटेड हो तो उसका क्या फ़ायदा है, या फिर एजुकेशन का क्या रोल है सोशलाइजेशन में। तो उसका रोल क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि एजुकेशन, अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो हम किसी भी सोसाइटी में क्या करते हैं, ईजिली मिक्सअप हो पाते हैं, उनकी चीज़ों को समझ पाते हैं और एडजस्ट कर पाते हैं। और अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग इन सोशल इन्वायरमेंट एक्चुअली एजुकेशन है, ठीक है। मतलब सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एजुकेशन का रोल है, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म हुए हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो को देखा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि रेगुलर ये वीडियोज़ आती रहें और आप लोग इनके थ्रू अपनी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू सो मच।